दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो इतिहास, सत्ता, क्रांति और विवादों से भरी है। ये है लीबिया के पूर्व शासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की कहानी। एक बेडौइन टेंट से विश्व मंच तक का सफ़र। 42 साल तक लीबिया पर राज करने वाले इस शख्स ने दुनिया को हिला दिया। कुछ के लिए हीरो बना तो कुछ के लिए विलेन। इस वीडियो में हम उनके जीवन के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। बचपन, क्रांति, शासन, विचारधारा, विवाद, व्यक्तिगत जीवन और अंत। अगर आप इतिहास, राजनीति और क्रांतिकारी कहानियों में शौकीन हैं तो लाइक ज़रूर करें। मुअम्मर मोहम्मद अबू मिनार अल गद्दाफ़ी का जन्म 7 जून 1942 को लीबिया के सिरते के पास कसर अबू हादी में एक गरीब बेडौइन परिवार में हुआ था। वे कधाफा कबीले से थे जो सामाजिक रूप से कम प्रभावशाली था। उनके पिता अबू मैनियार ऊँट और बकरियां चराते थे और मां आयशा घर संभालती थीं। परिवार खाना बदोश था, टेंट में रहता था और आर्थिक तंगी में जीवन बिताता था। गद्दाफी का जन्म रेगिस्तान में एक टेंट में हुआ। उनका कोई आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, जिसके कारण उनकी जन्म तिथि पर कुछ असमंजस रहा। बचपन में गद्दाफी ने कुरान और इस्लामी शिक्षा एक स्थानीय मस्जिद में ली। फिर वे सिरते के प्राइमरी स्कूल में पढ़े, जहां उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने शिक्षकों को प्रभावित किया। 6 साल की पढ़ाई उन्होंने 4 साल में पूरी की। परिवार की गरीबी के कारण वे सप्ताह में स्कूल के पास मस्जिद में सोते थे और वीकेंड पर 20 मील पैदल चलकर घर लौटते थे। 1956 में वे मिस्राता के सेकेंडरी स्कूल गए, जहां अरब राष्ट्रवाद और मिस्र के गमाल अब्देल नासिर की 1962 की क्रांति ने उन्हें प्रेरित किया। नासिर की वे भी औपनिवेशिक शक्तियों और भ्रष्ट शासकों के खिलाफ थे। यहीं से उन्होंने फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट की नींव रखी, जो बाद में 1969 की क्रांति का आधार बनी। 1961 में गद्दाफी ने बेनगाजी की लीबियन यूनिवर्सिटी में इतिहास में दाखिला लिया, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1963 में पढ़ाई छोड़ दी। फिर वे बेनगाजी की रॉयल मिलिट्री अकादमी में शामिल हुए और 1965 में सिग्नल कोर में कमीशन प्राप्त किया। 1966 में वे ब्रिटेन में सैन्य प्रशिक्षण के लिए गए, जहां उन्होंने सिग्नल कोर और इंग्लिश का कोर्स किया। हालांकि वे ब्रिटिश संस्कृति से नफरत करते थे और औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ उनके विचार और मजबूत हुए। सैन्य कैरियर में गद्दाफी ने चुपके से फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट को संगठित किया। उस समय लीबिया पर राजा इदरिस प्रथम का शासन था, जो पश्चिमी देशों खासकर ब्रिटेन और अमेरिका का समर्थक था। गद्दाफी और उनके साथियों को राजा का प्रो वेस्टर्न रवैया और भ्रष्टाचार स्वीकार था। वे अरब एकता और समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। 1966 तक गद्दाफी कैप्टन बन चुके थे और 1 सितंबर 1969 को उन्होंने मौका देखकर तख्ता पलट किया। यह तख्ता पलट रक्तहीन था और इसे अल फतेह क्रांति कहा गया। गद्दाफी तब केवल 27 साल के थे। उन्होंने बेनगाजी बैरक्स पर कब्जा कर लिया और त्रिपोली में रेडियो स्टेशन से घोषणा की कि राजतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने लीबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना की और खुद को कर्नल प्रमोट किया। रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल आरसीसी का चेयरमैन बनकर सत्ता संभाली। कूप के बाद गद्दाफी ने तेजी से कदम उठाए, राजतंत्र समर्थकों को गिरफ्तार किया। उन्होंने लोगों के लिए अदालतें लगाईं और राजा इदरिस को निर्वासन में मौत की सज़ा सुनाई। 1970 तक उन्होंने अमेरिका के व्हीलस एयरबेस को बंद करवाया और 7,000 इटालियन बसने वालों को देश छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने शराब, नाइट क्लब और जुए पर पाबंदी लगाई, इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा दिया और तेल उद्योग को राष्ट्रीयकृत करने की दिशा में कदम उठाए। 1969 से 2011 तक गद्दाफी ने लीबिया पर शासन किया। शुरुआती वर्षों में उनके सुधारों ने लीबिया को बदल दिया। तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1971 से 1973 उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1969 में लीबिया की जीडीपी 3.8 बिलियन डॉलर थी, जो 1979 तक 24.5 बिलियन डॉलर हो गई। तेल आय ने उन्होंने सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास, न्यूनतम वेतन दोगुना हुआ, किराए कम किए गए, साक्षरता दर
10% से बढ़कर 80% हो गई और जीवन प्रत्याशा 1970 में 51 से 1980 में 61 साल हो गई। 1973 में गद्दाफी ने पॉपुलर रेवोल्यूशन की घोषणा की, जिसमें पीपुल्स कमेटी बनाई गई। 1977 में उन्होंने जमाहिरिया जनता का राज्य की स्थापना की, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दावा था। बेसिक पीपुल्स कांग्रेस और जनरल पीपुल्स कांग्रेस के जरिए जनता को शासन में शामिल करने की बात थी, लेकिन वास्तव में सत्ता गद्दाफी और उनके करीबियों के हाथ में थी। 1980 के दशक में तेल की कीमतें गिरने से अर्थव्यवस्था डगमगा गई। फिर भी गद्दाफी ने ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट 1983 शुरू किया, जो रेगिस्तान में पानी लाने का विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट था। 2000 के दशक में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया और विदेशी निवेश को आकर्षित किया, जिससे अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बनी रही। गद्दाफी ने सामाजिक सुधारों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी नीतियां प्रतिसत्तात्मक संरचना के अधीन थीं। शराब और पश्चिमी संस्कृति पर पाबंदी रही और इस्लामी कानून लागू किए गए। गद्दाफी की विचारधारा थर्ड इंटरनेशनल थ्योरी थी, जो पूंजीवादी और साम्यवाद का विकल्प थी। उन्होंने अपनी किताब द ग्रीन बुक में विस्तार से लिखा, जो 1975 से 1979 में 3 भागों में प्रकाशित हुई। पहले भाग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरे भाग में समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरे भाग में सामाजिक मुद्दों जैसे परिवार और जनजातीयता पर जोर दिया गया। ग्रीन बुक में उन्होंने पार्टियों और संसद को खारिज किया और कमेटियों के जरिए जनता की सत्ता की वकालत की। उनका शुरुआती फोकस पैन अरबिज्म था, जो अरब देशों को एकजुट करना चाहते थे, और 1971 से 1977 में मिस्र और सीरिया के साथ फेडरेशन ऑफ अरब रिपब्लिक बनाया गया, जो असफल रहा। 1980 के दशक में वे पैन अफ्रीकनिज्म की ओर मुड़े और अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की। 2002 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गद्दाफी ने खुद को बिरदर्ली लीडर और रेवोल्यूशन का गाइड कहा, लेकिन उनकी विचारधारा को कई लोग अव्यावहारिक और तानाशाह का औचित्य मानते थे। गद्दाफी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जटिल और विवादास्पद थे। उन्होंने पैन अरब और पैन अफ्रीकन लक्ष्यों को बढ़ावा दिया, लेकिन कई देशों के साथ टकराव भी रहा। 1970 के दशक में उन्होंने फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA और अन्य उग्रवादी समूहों को समर्थन दिया। 1986 में बर्लिन डिस्को बॉम्बिंग और 1988 में लॉकरबी बॉम्बिंग, पैन एम फ्लाइट 103, जिसमें 270 लोग मरे, जिसमें लीबिया का हाथ माना गया, जिसके लिए गद्दाफी को जिम्मेदार ठहराया गया। 1986 में अमेरिका ने जवाब में लीबिया पर बमबारी की, जिसमें गद्दाफी की गोद ली हुई बेटी हाना मारी गई। इसके बाद UN ने 1992 से 2003 तक लीबिया पर कठोर प्रतिबंध लगाए, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई। 2003 में गद्दाफी ने रणनीतिक बदलाव किया, लॉकरबी की जिम्मेदारी स्वीकार की, मुआवजा दिया और परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ा। इसे पश्चिमी देशों से संबंध सुधरे और प्रतिबंध हटे। अफ्रीका में गद्दाफी ने निवेश किया और कई लोगों को आर्थिक मदद दी और अफ्रीकन यूनियन को मजबूत किया, लेकिन उनके आलोचकों का कहना था कि वे अफ्रीका के नेताओं को प्रभावित करने के लिए धन का इस्तेमाल करते थे। घरेलू स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप गंभीर थे। अबू सलीम जेल में 1996 में 1200 कैदियों का नरसंहार, राजनीतिक असहमति का दमन और प्रेस की आज़ादी का अभाव। गद्दाफी का व्यक्तिगत जीवन भी चर्चा में रहा। उनकी पहली